नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार बी पार्ट सेकंड के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके राष्ट्रपति के अध्ययन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति है उसका अध्ययन किया था और आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद उसकी जो उसका जो अध्ययन है उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और वेतन भत्ते। जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होता है उसको क्या क्या परिलब्धियां और वेतन भत्ते मिलते हैं। तो पहली बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति को बिना किराया दिए जो राजकीय निवास होता है उसके उपभोग का अधिकार होता है और उसके वेतन भत्ते जो हैं वो संसद के विधि के द्वारा तय होते हैं और उन वेतन भत्तों के साथ और जो विशेषाधिकार हैं वो उसे प्राप्त होते हैं। संसद द्वारा सन 2008 में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में अभिवृद्धि की गई है। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा पेंशन संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा यह तय हुआ है कि राष्ट्रपति को क्या वेतन मिलेंगे, क्या उसके भत्ते होंगे, क्या उसकी पेंशन होगी। तो संशोधन अधिनियम 2008 के द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति को जो है वो 1.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन के रूप में प्राप्त होंगे और ये जो वृद्धि है वो कब से लागू की गई है? 2006 से। और जब राष्ट्रपति अपना पद त्याग देता है या उसकी पदावधि समाप्त हो जाती है तो उसे जो उसका वेतन मिलता है उसके 50% के बराबर पेंशन उसे प्राप्त करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति को पद विमुक्ति के पश्चात जो है ये वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ। भारत के राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की कार्यपालन की शपथ लेनी होती है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में निहित किया गया है और भारत का राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। यदि वह नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके समक्ष जो है भारत के राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है। कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त होता है तो उसे अपना पद ग्रहण करने से पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेनी होती है, जो इस प्रकार है। शपथ का जो प्रारूप है वो क्या है? मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो इस तरीके की शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होने के बाद, निर्वाचित होने के बाद ली जाती है। इसकी पदावधि क्या है? भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो 5 वर्ष के लिए होता है। संविधान के अनुच्छेद 56(1) में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण
जिस दिन वो ग्रहण करेगा पद, उससे 5 वर्ष तक उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। यानी कि पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। भारत का राष्ट्रपति दोबारा से निर्वाचित होने की योग्यता रखता है या नहीं रखता, इसके संदर्भ में ये बात है कि वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। लेकिन संविधान में, भारत के संविधान में इस बात का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति रह लिया वो दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता, या राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता। और ये भी उल्लेखित नहीं है कि कितनी बार कोई व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। जबकि अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि एक बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हो जाता है उसे एक अवसर और प्राप्त होता है। जबकि भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले स्वेच्छा से पद त्याग सकता है, और वो जब ऐसा कोई त्यागपत्र देता है तो त्यागपत्र किसे देता है? वो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करके इस प्रकार का त्यागपत्र वो उसे सौंपता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना अविलंब रूप से लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक है। नेक्स्ट है महाभियोग, इम्पीचमेंट। किस तरीके से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? कोई व्यक्ति, कोई भारत का राष्ट्रपति जो विधि के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है, जिसके द्वारा कदाचार कर लिया गया है, उसको हटाने की भारत के संविधान में प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रकार की प्रक्रिया को अर्धन्यायिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। राष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरी बात, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अब दूसरी बात है, चूँकि भारत के संविधान संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो महाभियोग की प्रक्रिया दोनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देनी पड़ती है कि आपके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया जिस सदन में शुरू की जा रही है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा हो, तो महाभियोग प्रस्ताव पर कुल जो सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों का उसमें हस्ताक्षर होना आवश्यक है। महाभियोग लगाने का आधार क्या है? महाभियोग लगाने का आधार है कदाचार और संविधान का उल्लंघन। ठीक है। नेक्स्ट है, महाभियोग प्रस्ताव को पारित होने के लिए किस बात की आवश्यकता है? कि कुल संख्या के 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, या अपने वकील के माध्यम से वो अपनी बात रखने के लिए अधिकृत होता है। एक सदन के द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन में भी उस पर जो है बहुमत होता है, और दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होने पर वह जो है महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। अब जब एक बार कोई महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में क्या होता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, उसकी मृत्यु होने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, पद त्याग से। अब यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अपात्र हो या उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया हो। ये कुछ तरीके हैं जिससे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि
पूर्व के राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है, परंतु राष्ट्रपति पदावधि समाप्त हो जाने पर अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता। यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटने से रिक्त हो जाता है तो उसे भरने के लिए निर्वाचन 6 महीने के अंतर्गत हो जाना अनिवार्य है। यानी कि कोई किसी कारण से, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो पदत्याग हो या महाभियोग प्रस्ताव से राष्ट्रपति को हटाया गया हो, तो प्रावधान क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर उस राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन हो जाना चाहिए। इस प्रकार निर्वाचित होने वाला जो राष्ट्रपति है वो पद ग्रहण करने की तिथि से अगले 5 वर्ष तक अपने पद को धारण करेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। यदि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो तो मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का पद ग्रहण करता है। यानी कि यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो पहले उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उसको उस पद को धारण किया जाएगा। और वो लोग, उपराष्ट्रपति हो चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पद को धारण करके वो हमेशा के लिए राष्ट्रपति बन गए। बाध्यता क्या है कि 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव होंगे। केवल कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 द्वारा यह उपबंधित किया गया है कि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय का श्रेष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। यानी कि यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का वो राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन ये स्थिति तब है जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो। भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने के बाद की जो स्थितियां होंगी उन पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद। कल हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।